ये घटना पुराने समय के एक गांव की है। इस गांव के ज़्यादातर लोग बहुत ही गरीब थे। हाँ, पर इसमें एक आदमी था जो सबसे अलग था, क्योंकि उसके पास पैसे जो थे। उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। साथ ही में वो उस गांव के गरीब किसानों और मज़दूरों को उधार भी देता था और उनसे ब्याज सहित वसूलता भी था। अब एक परिवार के बारे में हम सुनेंगे, जिस परिवार में मिस्टर घोष, मिसेस घोष और उनकी 20 साल की बेटी सोमा रहती थी। इस परिवार का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि मिस्टर घोष की एक छोटी सी दुकान से आजकल कमाई नहीं हो पा रही थी। उसमें ग्राहक नज़र ही नहीं आते थे और इसी वजह से मिस्टर घोष ज़्यादातर दिन इसी मजुमदार नामक शख्स से पैसे उधार मांगता रहता। अब तो बिटिया की भी उम्र हो रही थी शादी के लिए। अब मिस्टर घोष को फिर से पैसे का बंदोबस्त करना होगा अपनी बिटिया सोमा के शादी के लिए। एक शाम की बात है, जब मिस्टर घोष और मिसेस घोष को पड़ोसी लोग रोते रोते बुलाने आते हैं। बुलाने की वजह थी कि उनकी एक लौती बेटी सोमा ने एक बड़े से पोखर में कूद के अपनी जान दे दी थी। आखिर क्या वजह रही होगी सोमा के इस कदम के पीछे? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में। आज की घटना घटी थी मिस्टर घोष की बेटी सोमा के साथ, जिसने बहुत ही कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और अब उसकी जो प्रेत आत्मा है अपना बदला कैसे लेती है, ये सब कुछ हम सुनेंगे आगे की घटना में। ओ सोमा की माँ, सोमा की माँ, जल्दी निकलो। आवाज़ सुनते ही अंदर बैठे मिस्टर घोष और उनकी पत्नी जैसे सहम से गए। दरवाज़ा खुलते ही, क्या क्या बात है, आप लोग सब इतनी रात यहाँ? पड़ोस की एक आंटी बोली। ओ सोमा की माँ, पता है सोमा कहाँ है? हाँ, वो तो अपने मौसी के घर गई है और खाना खा के ही वहाँ से निकलेगी। पर तुम लोग, क्या बात है? एक अंकल बोले रोते रोते। सोमा नहीं लौटेगी वो अब कभी नहीं लौटेगी, जल्दी जल्दी चलो ये क्या क्या बोल रहे हो? मिस्टर घोष समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है उनकी बेटी के साथ। पोखर के पास जाते जाते सारे गांव के लोग चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। जो भी उस दृश्य को देखता उसके हाथ पैर सूख जाते। सोमा की लाश बड़े से पोखर के पानी में तैरता हुआ ऊपर की ओर आ चुका था। उसके बाल खुले थे, मुंह फूल चुका था, हाथ और पैर टेढ़े पड़ चुके थे। मिस्टर घोष वहीं न जाने कौन सी दुनिया में चले गए थे। ना कुछ बोल रहे थे और ना ही रो रहे थे। सोमा की लाश को पोखर से निकाला गया और अंतिम यात्रा की विधि को शुरू किया गया। पूरे गांव में मातम का माहौल था। सोमा के क्रियाक्रम के खर्चे के बारे में पंडित जी मिस्टर घोष से बातचीत कर ही रहे थे। तभी मजुमदार, वही जो पूरे गांव को ब्याज के दर पे पैसा देता था, वहाँ शमशान घाट पे आकर मिस्टर घोष को गले लगाता है और बोलता है, भैया भैया आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हूँ ना, मेरी बहन का श्राद्ध का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। आप अपना बस तबीयत का ख्याल रखिए, ठीक है? मजुमदार के बात के अनुसार सोमा के श्राद्ध का पूरा खर्चा मजुमदार ने ही उठाया था। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत चुके थे। मिस्टर घोष अपने मन को मारते हुए अपने काम में फिर से लग गए थे। वहाँ मजुमदार भाई साहब भी अपनी ज़िंदगी काट ही रहे थे। एक दिन की बात है, जब मजुमदार अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे और उनकी पत्नी रसोई घर में रसोई का काम कर रही थी। अचानक से बहुत जोर की तूफान होने लगी। मजुमदार का घर काफ़ी बड़ा था, आंगन से रसोई की दूरी काफ़ी थी, इसलिए जब तूफ़ानी हवा चलने लगी तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई।
बर्तन गिरने की आवाज़ से मजुमदार ने उनकी पत्नी हेमलता को आवाज़ लगाई, हेमलता, ओ हेमलता, सब ठीक तो है ना? चलो चलो कमरे के अंदर चलो, बहुत जोर की बारिश होने वाली है लगता है। हेमलता का कोई जवाब नहीं आया अंदर से। इतनी देर में जोर की बारिश शुरू हो गई। आंगन में बैठे बैठे मजुमदार अपने नौकर चाकर को भी आवाज़ लगाने लगा, ओ पौला, ओ रजनी, कहाँ मर गए सब के सब? पता नहीं सारे घर के नौकर कहाँ चले गए। हेमलता, ओ हेमलता, मेरी आवाज़ आ रही है? उतने ही देर में हेमलता रसोई से अपने बालों को खोल के निकलती है। उसके पति को वो नज़रअंदाज करके आंखें बंद करके बारिश के पानी में भीगने के लिए सीधे आंगन की ओर बढ़ जाती है। इतने में घर में काम करने वाली दो मौसी भी वहीं आ जाती है। अपने मालकिन को बारिश में भीगते हुए देख वो दोनों ही हेमलता को वापस लाने दौड़ती है। हेमलता आंगन में भीगे बदन में वहीं एक टक से बैठी हुई थी। जब पौला मासी ने हेमलता को पकड़ा तभी हेमलता ने उसके तरफ मुड़ के देखा। जो कुछ भी पौला मासी ने वहां देखा वो देखने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पौला मासी को हेमलता ने एक जोर का धक्का दिया और अजीब तरीके से मुंह खोल के चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हेमलता खुले बालों में बड़ी बड़ी आंखों से इशारों में अपने पति मजुमदार को बुला रही थी। ऐसा करते ही वो वहीं आंगन में गिर के बेहोश हो गई। हेमलता को देखने शहर से एक डॉक्टर आए। वैसे तो तबीयत में कुछ भी बदलाव नहीं था हेमलता का। डॉक्टर ने जांच की पर दवाइयाँ देने जैसा कुछ लक्षण थे ही नहीं। पर पता नहीं क्यों उस दिन के बाद से हेमलता की तबीयत रोज खराब ही हो रही थी। हर तरह की कोशिश नाकामयाब साबित हो रही थी। हेमलता काफ़ी अलग बर्ताव करने लगी थी। वो बीच बीच में पागलों की तरह चिल्लाती, अकेले बैठे बैठे अपने आप हंसने लगती। और तो और ताजुब करने की बात तो ये थी कि वो अपने ही पति की जान की दुश्मन बन बैठी थी। जब भी मजुमदार उसके पास जाने की कोशिश भी करता वो अजीब तरीके से छटपटा के अपने ही पति का जोर से गला दबाने लगती। एक दिन की बात है जब हेमलता अपने कमरे में सोई हुई थी। उसी वक्त मजुमदार उसे देखने कमरे में गया था। उसके कमरे में घुसते ही वो अचानक से उठ के बैठ गई और उसकी तरफ बड़े बड़े आंखों से घूरने लगी। मजुमदार ने कहा, हेमलता, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हेमलता ने जवाब दिया, मुझे मुझे तू चाहिए। तूने जैसे मुझे मारा था मैं भी तुझे अब मारूंगी। मजुमदार ने कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम हेमलता नहीं हो। तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। हेमलता ने जवाब दिया, हाँ, मुझे इतनी जल्दी भूल गए। देखते ही देखते हेमलता की बाहें लंबी होने लगी और मजुमदार के गर्दन तक पहुंचने लगी। ये दृश्य देखकर मजुमदार वहां से जान बचाकर भागता है और रोते बिलखते दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरता है। उसके साथ घटी सारी घटनाएं वो घर के बाकी लोगों से कहता है और इसी दौरान उसी गांव के एक पंडित को उनके घर बुलाया जाता है। पंडित ने घर में घुसते ही कुछ महसूस किया और बोले, इस घर में एक काली परछाई का निवास है। वो कौन है वो तो मैं नहीं बोल सकता, पर हाँ, ये लॉकेट आप अपने पत्नी के गले में बांध देना, इससे वो स्वस्थ हो जाएगी। पर ये ध्यान रहे कि ये लॉकेट उनके शरीर से अलग ना हो पाए, वरना वो प्रेत आत्मा
फिर से आपकी पत्नी के शरीर को अपना घर बना लेगी। जैसा पंडित जी ने कहा था ठीक मजुमदार ने वैसा ही किया और थोड़े दिन में हेमलता बिल्कुल आगे की तरह ठीक हो गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक रात मजुमदार अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी उसने देखा कि हेमलता उसके बगल में नहीं है। आखिर वो गई कहाँ? रात के अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सारे घर के नौकर भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सोए हुए थे। तभी जोर की बिजली चमकती है और उसी रोशनी में मजुमदार ने हेमलता को बिस्तर के कोने में खड़े देखा। वो आज फिर से पहले की तरह अजीब तरीके से खड़ी थी, मानो वो कुछ बोलना चाहती हो। वो अपनी पति को फिर से उसी तरीके से घूर रही थी और उसके गले में आज वो लॉकेट नहीं था। मजुमदार समझ गया था कि ये उसी प्रेत का काम है। वो कुछ करता उससे पहले ही हेमलता रेंगते हुए जोर से कूद के बिस्तर पे चढ़ गई और बिल्कुल मजुमदार के ऊपर आकर बैठ गई और बोली, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? मैं वही सोमा हूँ जिसकी इज्जत लूटकर तूने उसे मरने के लिए पानी में फेंक दिया था। मैं भी बहुत तड़पी थी, बहुत चिल्लाई थी, पर तूने मुझ पे थोड़ा भी रहम नहीं खाया। मजुमदार ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ? तूने मेरे बाप को पैसे देकर उन्हें पूरा खरीद लिया और इसीलिए मेरे साथ जब जो मन आया वो किया। मुझे खुद मारने के बाद मेरे ही श्राद्ध करने के पैसे दिए। बड़ा दानी बनता है ना? अब देख तुझे भी मैं कैसे मारती हूँ। अब तू मरेगा। मजुमदार ने कहा, नहीं, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। दूसरी ही सुबह मजुमदार की लाश उसी कमरे के पंखे से लटकी हुई मिली। तो ये थी आज की घटना। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर स्टोरी हाउस को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें।